नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय ये जो हेडलाइन है ना, ये हर जगह आपको दिख जाएगी। इस पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। युगांडा के आर्मी चीफ ने, ध्यान से सुनिएगा, युगांडा के आर्मी चीफ, जो युगांडा के डिक्टेटर जो है आज के समय, उनके बेटे हैं, अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन अफ्रीका। इन्होंने धमकी दी है टर्की को। ये कहा है कि युगांडा को $1 बिलियन दो। फिर आगे ये भी ऐड कर दिया कि $1 बिलियन के साथ साथ टर्की में जो सबसे खूबसूरत महिला है वो भी युगांडा के आर्मी चीफ को चाहिए, क्योंकि ये इनसे शादी करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली युगांडा के जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने अजीबोगरीब ट्वीट्स करी हैं। इनका वैसे एक इतिहास रहा है, ये अजीबोगरीब बातें बोलते हैं ऑनलाइन। इन्होंने एक बार इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनसे शादी की बात कर ली थी। बहुत अजीब सी स्टेटमेंट दी थी वो, अभी उस पर हम अलग से बात करेंगे। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ये कह रहे हैं, मैं टर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट चाहता तो नहीं हूं, मगर मैं आपको बता दूं कि टर्की युगांडा को सरवाइव नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि फिर इनके पास एक आर्मी है जो रिलीजियस जो फिगर्स हैं उनसे इंस्पायर्ड है। फिर ये कहते हैं कि लेट देम सरेंडर माय वाइव्स, लेट देम पे अस एंड सरेंडर द वाइव्स, देयर बी पीस। मतलब ये टर्की को कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो एंड सरेंडर द वाइव्स। फिर आगे ये कहते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट द $1 बिलियन फ्रॉम टर्की, आई वांट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दैट कंट्री फॉर अ वाइफ। ये सारी ट्वीट्स ये कर रहे हैं, कहीं से नहीं लग रहा कि ये मजाक कर रहे हैं या फिर ये बस ऐसे कैजुअली कह रहे हैं, क्योंकि युगांडा ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब जियोपॉलिटिकल डिसीजंस लिए हैं। ना यहाँ पे आपके माइंड में कई क्वेश्चन होंगे, अचानक से युगांडा टर्की के बीच में क्या इशू सामने खड़ा हो गया? युगांडा के आर्मी चीफ ये भी क्यों कह रहे हैं कि ये 1 लाख सोल्जर्स भेजेंगे ईरान में लड़ने के लिए? ये सब बातें मैं आपको समझाता हूं बहुत ज्यादा सरल लैंग्वेज में। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत से आप अगर वेस्ट को जाओगे तो आता है यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीचों बीच आपको मिलेगा ये बहुत ही फेमस देश युगांडा। युगांडा ने ओवर द इयर्स दुनिया को बहुत ज्यादा विचित्र लीडर्स दिखाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इदी अमीन के बारे में आपने सुना होगा, जो इंसानों का मांस खाते थे, अपने देश से इंडियंस को धक्के मार के निकाल दिया था। जी हाँ, इदी अमीन भी युगांडा के थे। और जिस तरीके से भारत एक रिपब्लिक है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 1947 में हमको मिली आजादी, 1948 में हम बने एक रिपब्लिक, वही रिपब्लिक चलता आया है। युगांडा में कई बार इनके रिपब्लिक बदल चुके हैं, कभी यहाँ पे कोई मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है। बेसिकली इस कंट्री में गवर्नेंस कभी प्रॉपरली टिक नहीं पाई। इन लोगों का पहला एक रिपब्लिक आया 1966 में, ये चला 4-5 साल तक। फिर आया सेकेंड रिपब्लिक ऑफ युगांडा, ये चला 1971 से लेकर 1979 तक। इसी दौरान यहाँ पर थे फील्ड मार्शल इदी अमीन। इस वक्त ट्रम्प प्रेसिडेंट होते तब बोलते मेरे 2 फेवरेट फील्ड मार्शल, एक आसिम मुनीर, एक इदी अमीन। खैर आगे जाते हैं हम, यहाँ पर थर्ड रिपब्लिक इनका आता है, उसके बाद एक मिलिट्री रूल आता है, फिर चौथा रिपब्लिक इनका इस वक्त चल रहा है। चौथे रिपब्लिक में आज के समय यहाँ पर प्रेसिडेंट है या फिर डिक्टेटर इनको आप कह सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन यहाँ पर होते हैं काफी धांधली के साथ होते हैं। और ये पिछले 40 सालों से ऑफिस में है, 40 साल से एक ही आदमी युगांडा में प्रेसिडेंट है। इनका नाम है प्रेसिडेंट युवेरी, और इनका एक बेटा है जिसको इन्होंने बना रखा है युगांडा का मिलिट्री चीफ, ताकि कल को कोई तख्ता पलट भी ना करे। और ये आपके सामने फोटो है युगांडा के मिलिट्री चीफ की। पिताजी इनके प्रेसिडेंट है, 40 साल से डिक्टेटर हैं, खुद ये 50 साल के हैं। आप समझ सकते हैं इनकी मेंटालिटी क्या होगी, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, किसी भी वर्ल्ड लीडर की इज्जत नहीं करते। और रिसेंटली इन्होंने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है टर्की को, मुझे $1 बिलियन दो और मुझको अपनी देश की सबसे खूबसूरत महिला दो। अब बाकी कोई कंट्री अपने देश में सबसे खूबसूरत महिला चुनता कैसे है? क्या वोटिंग करेंगे क्या वो लोग? मतलब कुछ भी बातें ये लोग बोल देते हैं। आज से कुछ समय पहले इन्होंने एक ट्वीट करी कि मैं इटली की प्राइम मिनिस्टर से शादी करने के लिए 100 गाय दूंगा। जी हाँ, इन्होंने ये बात बोल दी। उसके बाद ये भी बोला कि अगर रोम हमारी काउस को रिजेक्ट करता है तो मतलब कि हमको रोम कैप्चर करना होगा, रोम कैपिटल है इटली का। फिर ये इन्होंने यहाँ पर ये बात भी बोल दी, जब इटली के राजदूत युगांडा में अपॉइंट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इटालियन एम्बेसडर को यहाँ पर वेलकम करता हूँ, और मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, मगर ब्राइड का प्राइस क्या होगा? ये ऑफ कोर्स इनकी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के बारे में बात कर रहे हैं। इटली ने इसका इतना विरोध किया कि इनके पिताजी जो युगांडा के प्रेसिडेंट हैं 40 सालों से, इन्हें अपोलोजाइज करना पड़ा कि मुझे माफ कर दो, मेरे जनरल बेटे ने थोड़ी बदतमीजी से बात कर दी जॉर्जिया मेलोनी के बारे में, नहीं तो इटली हैवी एक्शन लेने वाला था अगेंस्ट युगांडा। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इनकी मानसिकता क्या है। कुछ भी बोल देते और ऐसा नहीं है कि उसके रेपरकशंस नहीं होते। इनके पिताजी हर बार इनको बचाते हैं कि
कि सॉरी मेरे बेटे ने आपकी प्राइम मिनिस्टर को शादी करने का एक ऑफर दे दिया, या ये बोल दिया कि प्राइस क्या है आपके प्राइम मिनिस्टर का। दिस हैज बिकम एन एम्बेरसमेंट फॉर युगांडा। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि चलो ठीक है, युगांडा का जो ये सिस्टम है अजीब सी सरकार का, ये समझ में आ गया, मगर इस सब में टर्की कैसे आ जाता है? टर्की इतना दूर यहाँ पर, इनका युगांडा से क्या इशू हो गया? देखो यहाँ पे एक और कंट्री का रोल है और वो देश है सोमालिया। अफ्रीका में यहाँ पे जो ये कंट्री है, इसके बारे में आपने सुना होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का बहुत ही फेमस देश सोमालिया। नाउ इस कंट्री में एक आतंकवादी संगठन है अल शबाब के नाम से। उससे लड़ने के लिए ना सोमालिया ने एक एग्रीमेंट किया युगांडा के साथ कि आप लोग अपनी आर्मी भेजिए और हमको दो आप सिक्योरिटी। और युगांडा ये करता है, युगांडा के बहुत सारे सैनिक मॉनिटरी पैसे के बेनिफिट के लिए सोमालिया जाते हैं ताकि सोमालिया की सरकार थोड़ी बहुत टिकी रहे। बिल्कुल ये जो देश है ये आतंकवादी या फिर जो गलत ग्रुप्स हैं उनके हाथ में ना चला जाए। नाउ अब इशू यहाँ पर ये आता है कि पिछले कुछ सालों में टर्की ने सोमालिया में एंट्री करनी शुरू कर दी है और टर्की के बहुत सारे प्लान्स हैं सोमालिया को लेकर। फॉर एग्जांपल, सोमालिया में तेल है, टर्की के साथ मिलकर पहली बार ये ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये टर्किश शिप आपको दिख जाएगी। उसके अलावा टर्की के और बड़े प्लान्स हैं कि सोमालिया में स्पेस पोर्ट ये बनाएंगे, मिलिट्री बेस की भी बात चल रही है। टर्की बहुत इंटरेस्टेड है सोमालिया में इंडियन ओशन के एक्सेस को लेकर। नाउ युगांडा को यहाँ पर गुस्सा इस बात को लेकर आ रहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे हम, जब अल शबाब से लड़ना हो तब युगांडा की सेना चाहिए आपको, मगर जब आपको देने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तब आप बुला लेते हो टर्की को। इस बात को लेकर युगांडा की जो लीडरशिप है, जो इनके आर्मी चीफ है, ये गुस्सा है, ये टर्की को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुझे $1 बिलियन दो, क्योंकि जो तुम पैसा कमा रहे हो वो उस कंट्री से कमा रहे हो जिसकी सिक्योरिटी युगांडा के हाथ में है। और अगेन सिर्फ ये मुफ्त आदमी है, जॉर्जिया मेलोनी का इन्होंने कह दिया कि मुझे जॉर्जिया मेलोनी से शादी करनी है, और मतलब बहुत अनाप शनाप बातें इन्होंने यहाँ पर बोल दी थी। तो टर्की को भी कह दिया कि टर्की को अपनी सबसे खूबसूरत महिला मुझे भेजनी होगी, मैं उससे शादी करूंगा और साथ में मुझको $1 बिलियन चाहिए। और अगेन ये सिर्फ एक मुफ्त स्टेटमेंट नहीं है, ये काफ़ी बार युगांडा की डिप्लोमेसी का तरीका भी होता है। इनके जो आर्मी चीफ है, मुफ्त आर्मी चीफ, ये आगे रहते हैं, फ्रंट में रहते हैं, और जो इनके पिताजी है वो इनको कवर करते हैं। कल को मान लीजिए टर्की यूएन में चला जाता है और जगह कंप्लेन करता है, तो हमेशा की तरह इनके पिताजी अगर कह देंगे कि मेरा बेटा थोड़ा सा ज्यादा बोल देता है ट्विटर पे, इग्नोर हिम, कुछ ऐसा इशू नहीं है। बट अगेन ये बात काफी हद तक कंफर्म्ड है कि टर्की के जो ग्रैंड प्लान्स हैं इंडियन ओशन में, उसे एक कंट्री इन द फ्यूचर अगर रोकेगा तो वो कंट्री होगा युगांडा। और इंडियन पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि टर्की की जितनी प्रेजेंस बढ़ेगी सोमालिया में, उतना चैलेंज बढ़ेगा भारत के लिए। हम लोग नहीं चाहेंगे कि टर्की ज्योग्राफिकली यहाँ पर सोमालिया में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड गेन कर ले। अगर ऐसा होता है तो भारत को भी उसके रिस्पॉन्स में इजराइल में या फिर ग्रीस में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी होगी ताकि प्रॉक्सिमिटी हम कम कर पाए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिल्कुल इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पर भी आता है कि सोमालिया, युगांडा और टर्की के बीच में क्या हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आज के समय ये टॉपिक न्यूज में क्यों है और जियोपॉलिटिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है। वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए
और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।